पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, क्या वो सोची समझी रणनीति और साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए पैदा होता है कि जिस तरह से ये तीसरे टर्म में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर पश्चिम बंगाल में काबिज हुई हैं, उसके बाद जो हिंसा हो रही है और उस हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की चुप्पी और उस पर देश के सारे विपक्षी पार्टियों की चुप्पी और इसके साथ मीडिया का मौन रहना और इसके साथ इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उनका भी गायब हो जाना और इसके साथ जो दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर उर्फ रावण जैसे लोग, जो मायावती जैसे लोग, जो उवैसी जैसे भीम और मीम की बात करने वाले लोग, ये सबका सब गायब हो गए, मौन हो गए। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है और ये सोचने को मजबूर करता है कि आखिरकार ये कांग्रेसी जो वहां के राज्यपाल हैं उनकी गतिविधि, उनके दौरे पर तो सवाल उठाता है, लेकिन ये कांग्रेसी कभी भी इस बात पर एक भी शब्द नहीं बोले जहां वो असम में विस्थापित हो गए, घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। लगभग 40,000 लोग जो अपने घरों से विस्थापित होकर असम पहुंचे हैं और जो अपने अपने घरों को छोड़कर इधर उधर छुपे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के आंकड़े कहते हैं कि वो लगभग 80,000 से 1 लाख है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं को डराना धमकाना, लोगों के दस्तावेज छीनना, मतलब विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह किया कि इस हिंसा में मारपीट, घर जलाना और इसके साथ एक साजिश दिखाई दे रही है कि लोगों के प्रमाण पत्र छीने जा रहे हैं। मतलब उनकी डिग्रियां, उनके प्रमाण पत्र, यहां तक कि पैन कार्ड, आधार कार्ड घरों में उनसे ढूंढ ढूंढ कर मांगा जा रहा है और उसको नष्ट किया जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे साजिश क्या है? तो आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसकी तरफ आरएसएस के एक विचारक नंद कुमार ने एक इशारा किया था। उनकी एक किताब को इनॉग्रेट किया था और उस किताब के उद्घाटन में उन्होंने बताया कि वास्तव में यहां भारत के अंदर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, बाकायदा इस्लामिक कुछ लोग, जो कंट्री के लोग मिलकर के, जिसमें पाकिस्तान से बैठे हुए आतंकवादी संगठन या बहुत सारे ऐसे लोग जो इस पूरी दुनिया में अपने इस्लाम का परचम फैलाना चाहते हैं, उनका टारगेट है भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और वो टारगेट कर रहे हैं ऐसे क्षेत्र को जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, उसी में जो हिंदू एरिया है उसको लपेटते जाइए और वहां से हिंदुओं को भगाने के लिए सारा ऐसा तिकड़म भिड़ाइए कि हिंदू वहां घर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाए। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग में आपको बताऊं, कई जगह जहां ये कम संख्या में है तो वहां क्या करते हैं, जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देखा, 3 गुना रेट पर, 4 गुना रेट तक पर भी हिंदू मोहल्ले में पहले मकान खरीद लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां परेशानी पर पैदा करना शुरू करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो आसपास के और लोग भी दुखी होकर के मकान बेच देते हैं, उसको भी खरीदेंगे और फिर धीरे से जो हिंदू मोहल्ला था वो मुस्लिम मोहल्ला बन जाता है। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? हिंदू और मुसलमान हमारे देश के ही तो हैं। कोई अगर हिंदू बहुल एरिया में मुस्लिम आके बस जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब है जब आपके दिमाग में एक मानसिकता सेट हो जाए कि इस देश में जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के विरोधी हैं, या ये सेट हो जाए कि जो भी इस देश में आपके इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, जो भी आपकी कुरान को नहीं मानते हैं, जो आपके अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो काफिर हैं और उसका कत्ल करना आपके लिए अच्छी बात है या धर्म का काम है। ये जो मानसिकता है इसी को जिहादी मानसिकता कहा है। और इसी मानसिकता को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह का काम पिछले 10 साल से हो रहा है, ये जो प्लानिंग के साथ हुआ, आप देखिए, जब ममता बनर्जी की सत्ता वहां नहीं थी, 10 साल पहले वहां कम्युनिस्टों का शासन था, वहां उस समय भी हिंसा होती थी, लेकिन कभी भी बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पश्चिम बंगाल में और इस तरह की गतिविधि नहीं चली जिस तरह की 10 साल में पिछले ममता बनर्जी के कार्यकाल में चली है। इसका मतलब यह है, जो लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी बैकग्राउंड उसकी पीछे से मुस्लिम है और एक जिहाद को सीधे सीधे वो बढ़ावा दे रही है, कहीं शक पैदा होता है कि कहीं वो सच तो नहीं। ये पुख्ता सबूत इसके नहीं है, ना पुख्ता सबूत इस बात के कोई हो सकते कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई किसी प्लानिंग या षड्यंत्र पे चल रहा है क्या।
लेकिन जो ये संघ के विचारक नंद कुमार जी ने अपनी किताब में खोला है कि वाकई में कुछ राज्यों को मिलाकर, जिसमें आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और ये आपका झारखंड है और उड़ीसा है और बिहार का कुछ क्षेत्र मिला करके एक ऐसा एरिया बनाना कि एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की योजना और उसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाकर घोषणा करना, एक अलग इस्लामिक देश बनाना, यह साजिश हो सकती है। क्योंकि आप अगर गौर करेंगे भारत के उस नक्शे पे, जो क्षेत्रों का नाम मैंने लिया, तो आप पाएंगे कि उन एरिया में जो बॉर्डर एरिया है, स्पेशली बॉर्डर एरिया में ये जाकर के मुसलमानों ने बाकायदा मदद करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां शरण दी है, वहां बसाने का काम किया है, उनका बिजनेस व्यापार उसमें मदद कर रहे हैं और मदरसे और मस्जिदों से उनकी मदद की जा रही है। और ये एक अचानक नहीं हुआ, ये पिछले 5-6 साल में बड़ी तेजी आई है इस काम में और उसके लिए पूरा नेक्सस काम करता है। और आप देखिए योजनाबद्ध तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ बांग्लादेशी घुसपैठी वो कश्मीर तक पहुंच जाता है और वहां भी बॉर्डर एरिया में, उत्तर प्रदेश आ जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में, दिल्ली में बसाया जाता है तो दिल्ली के बॉर्डर एरिया में। अब ये बॉर्डर को टारगेट क्यों कर रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से? ये बॉर्डर पर ही कबाड़ी और ये झुग्गी वाले क्यों बसते हैं? इनकी एक प्लानिंग है कि बॉर्डर में अपराध करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना बड़ा आसान है। दूसरी बात, जब भी कभी कोई हिंसा का माहौल बने तो बॉर्डर में आप किसी भी स्टेट को इस तरह से घेर कर बैठ सकते हैं, सेना, पुलिस, इस सब में व्यवस्था में व्यवधान बन सकते हैं। और जिस तरह शर्जील इमाम ने एक बार कहा था, चिकन नेक की बात की थी कि इस तरह से आसाम के एक एरिया को हम काट सकते हैं पूरे भारत से। इन सबको मिलाकर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ साजिश की जा रही है। और इसी साजिश की बात जब ये पता लगती है कि जो बांग्लादेश में ममता बनर्जी के तीसरे टर्म के बाद हिंसा शुरू हुई है, इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं वही योजना काम कर रही है कि दहशत पैदा कर दो, हिंदू मोहल्ले में बमबाजी कर दो, महिलाओं के साथ छेड़खानी करो, धमकाओ घर में जा जाके, और करना कुछ नहीं है, वो लोग अपने आप ही घर छोड़ के चले जाएंगे। ये हिंदुओं की कमजोरी है और कमजोरी राजनीतिक दलों की भी है कि जो मौन होकर देखते हैं। आप देखिए कि केंद्र में मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, लेकिन एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। केवल राज्यपाल जी के दौरे हो रहे हैं, कुछ खबरें मीडिया में आ रही हैं, कुछ डिबेट चल रही हैं। पहले तो इतना भी नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि जनता का दबाव है, सोशल मीडिया का दबाव है, और याद रखना मीडिया का दबाव नहीं है, एक आध चैनल यदि छोड़ दें तो इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है, सब मौन है, सब मैनेज हैं, किसी को हिंदू का दर्द नहीं लगता है। और इसलिए सोशल मीडिया पर जब दबाव बना तो शायद केंद्र सरकार ने तब धनखड़ जी को कहा होगा, चलो भाई आप दौरा करके आओ। इस दौरे से क्या हो रहा है? वो लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि हम अगर पश्चिम बंगाल में वापस गए तो टीएमसी के गुंडे हमें फिर मारेंगे, फिर हमें मारा जा रहा है। क्यों भाई? उनको मारना ही है। ये तो एक बहाना है कि आपने बीजेपी को वोट दी, आपने जो है बीजेपी का समर्थन किया, आप आरएसएस के कार्यकर्ता हो। आप गौर कर लेना, ये केवल एक बहाना है मार कर उसको जस्टिफाइड करने का कि साहब ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, ये तो दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच की हिंसा है। और जो आपने देखा है कि टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं या जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या जो ममता बनर्जी हैं, उनके स्टेटमेंट आप देखिए। जब मीडिया उनसे सवाल करता है कि लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है और लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, ममता जी आप इस पर क्या कहेंगी? तो जितने प्रवक्ता या टीएमसी के कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनका एक नपातला योजनाबद्ध तरीके का तैयार किया हुआ एक बयान है। वो कहती हैं ये तो जी दो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, जहां बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं वो बीजेपी वाले टीएमसी वालों को मार रहे हैं, अब जहां हमारे कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी वाले, थोड़ा चुनावी रंजिश है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब सांप्रदायिक हिंसा को सांप्रदायिक हिंसा ना कहकर उसको दो कार्यकर्ताओं के बीच की झड़प बताकर मुद्दे को डाइवर्ट और डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी खुद। अब सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी आखिरकार सब कुछ जानते हुए, बूझते हुए, सब कुछ देखते हुए उसको सांप्रदायिक हिंसा क्यों नहीं मान रही? एक मुस्लिम है, वो गुट बनाकर, और मुस्लिम देश के नहीं है, वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, और वो गुट बनाकर
बाकायदा हिंदू मोहल्लों में जाते हैं और बमबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, लूट करते हैं। सबको पता है, स्थानीय लेवल पे पुलिस को भी पता है, लेकिन उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको सांप्रदायिक हिंसा ना कहा जाए, साधारण लड़ाई झगड़ा कहा जाए। क्यों? यही एक शक की वजह है जो शक पैदा करता है पश्चिम बंगाल की सरकार पर, ममता बनर्जी पर। क्या आप इस तरह से हिंसा को नजरअंदाज करके ये उन लोगों को बढ़ावा नहीं दे रही हो जो जिहादी मानसिकता के लोग जिहाद पर अपना काम कर रहे हैं? और इससे हुआ यह है कि हिंदू दहशत में है, हिंदू अपने घर छोड़ के चले गए, और यही शायद ये जिहादी चाहते थे। और यही कश्मीर में भी हुआ कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके वहां से गए तो उनका चाहे घर था उसमें कब्जा कर लिया। किसने किया? कश्मीरियों ने। और जो उनके बागान थे, बाग थे, उस पर कब्जा किसने किया? कश्मीरी मुसलमानों ने। और फिर उसके बाद उनकी संपदा को लूटा और उसकी संपदा को भोगा। अब ये आज तक वो कश्मीरी जब वापस नहीं गए हैं तो बेशक किसी का घर ताला लगा हुआ सुनसान पड़ा होगा, लेकिन उसके बाग बगीचे तो सब बर्बाद हो गए, लुट गया। किसने लूटा? वहां के जो बाकी लोग हैं। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है कि जो हिंदू यहां से छोड़ के चले जाएं, आसाम में चले गए, वो उत्तर प्रदेश आ जाएं, वो दिल्ली आ जाएं, आखिरकार जो हिंदू है वो तो वहां से गया और हिंदू विहीन हो गया अगर पश्चिम बंगाल या कुछ जिले, तो वहां कौन रहेगा? मुसलमान। और जब मुसलमान रहेंगे और वो जो हिंदू रहेंगे जो टीएमसी के हैं, वो कौन है? तो उसमें है कम्युनिस्ट। और वो कौन है? वो है नक्सली। और नक्सली कौन है? आतंकवादी। और आतंकवादी कौन है? जो इस सरकार के विरुद्ध लड़ाई में हथियार उठाकर सरकार के ऊपर और सेना के ऊपर अटैक करता हो। तो नक्सलियों का जो मकसद है कि सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, अघोषित युद्ध छेड़ना और हमारी सेना को रोकना, उसके रास्ते में रुकावट बनना, विकास ना होने देना। जितने भी नक्सली एरिया में उसमें नक्सली लोग अगर सड़क नहीं बनने दे रहे, उसके पीछे क्या रीजन है? एक ही रीजन है कि ना वहां विकास होगा ना वहां सड़कें होंगी, तो उनका एक पैरेलल शासन चलेगा। टोलाबाजी, कटमनी जो ये है, डरा धमका कर ये किया जा रहा है। जहां हिंदू रहते हैं वो मछली पालन कर रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट आई है कि उनके तालाब में जहर डाल दिया ताकि मछली मर जाए। मछली मर गई तो क्या होगा? उनका एक तो नुकसान हुआ, बैंक से लोन ले रखा है वो गया, बर्बाद हो गए। वो क्या करें? या तो भाग जाओ, तो भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, भीख मांगेंगे, कहीं शरण लेंगे। तो अगर कहीं शरण ली और अगर मान लीजिए आसाम में ही उनके लिए सरकार ने सुविधाएं दे दी कि उनको मकान दे दिया, उनको थोड़ा धन दे दिया, उनकी नौकरी लगवा दी, मकसद हल नहीं हुआ। और मकसद किसका हल हुआ? ये उनका जो जिहाद के रास्ते पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाना चाहते हैं। और इसी मानसिकता को लेकर वो पूरी प्लानिंग से लोग चल रहे हैं, जिसमें सरकार मौन सहमति दे रही है। और ये जो सहमति दे रही है सरकार, ये क्यों दे रही है? अब दे रही है तो दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अब बन जाती है कि केंद्र सरकार मौन क्यों? केंद्र सरकार क्या मौन होकर इसी तरह पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनना देखती रहेगी? नहीं, वो नहीं देख सकती। कश्मीर को वापसी मेन धारा में लाने के लिए जो सरकार काम कर सकती हो, जो 70 साल में नहीं हुआ, तो वो ऐसा कैसे हो जाएगा कि चुपचाप हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने देगी? तो जो लोग ये सोचते हैं उनकी सोच गलत है। लेकिन केंद्र सरकार बहरहाल राज्यपाल के जरिए एक्टिव है और कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट या तो यह निकलेगा कि ममता बनर्जी और उसकी सरकार सुधर जाएगी और जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनर्वास करेगी, उनकी रक्षा करेगी, वरना मोदी जी हैं जिनको जब एक्शन मोड में आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं ये ममता बनर्जी भी सोच नहीं सकती। वंदे मातरम।